तो आपकी सिमिलरिटी अपने पेरेंट्स की तरह मिल रही है, उसका वजह है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होगा, और इर्रेगुलर फॉर्म में अगर है तो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो यही जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और बना लेते हैं क्या? कंडेंस स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। कि जैसे मान लीजिए बेटा, एक कपल है, एक फादर है और एक मदर है। आपको मालूम है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डेवलप्ड बॉडी हमारी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है। आधे क्रोमोसोम्स हमको मिल गए फादर से, आधे क्रोमोसोम्स मिल गए मदर से। अब ये आधे आधे क्रोमोसोम में पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले जीन्स होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूं। तो हम लोग बेटा क्लास 10 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अपने, और उम्मीद करता हूं पुरानी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और जेनेटिक्स जो कि जितना कॉम्प्लेक्स चैप्टर है उतना आसान तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया है इस वीडियो को। तो देखिए, आगे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, जैसे जेनेटिक्स क्या होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। तो इस चैप्टर का ये बेस है बेटा। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है वो बच्चे पुरानी वीडियो जा करके देख सकते हैं। और उस वीडियो के बाद, उस वीडियो के बिहाफ पे हमारी ये अगली वीडियो है। जैसे अगर बात किया जाए तो बेटा कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं, और इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं तो अगर आपको चैप्टर के अंदर की चीज़ें नहीं मालूम है और ये कीवर्ड्स आप समझ गए हैं तो ये चैप्टर आपको उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ये चैप्टर के डिफ़िकल्ट होने का कारण है कि इन टर्म्स के बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं। तो आइए, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला चैप्टर। तो जिसमें जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशन के बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे कीवर्ड्स में। और कीवर्ड सबसे पहले क्या है, इसके पहले कीवर्ड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ आप जान लीजिए। क्लास 9th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था जिसका नाम था सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल में आपने एक ऑर्गेनल को भी पढ़ा था जिसका नाम था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कई चीज़ों से मिलकर के बना था, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हो गए, न्यूक्लियर पोर हो गए, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया, और एक खास चीज़ उसमें प्रेजेंट होती है जो कि क्रोमैटिन थ्रेड कहलाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपकी सिमिलरिटी अपने पेरेंट्स की तरह मिल रही है, उसका वजह है जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन थ्रेड। जेनेटिक मटेरियल और अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर यही जेनेटिक मटेरियल जिसे हम क्रोमैटिन थ्रेड कह रहे हैं, ये अलग अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से इनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे एक आपने देखा होगा कि रील वाला धागा आता है, उसमें कि धागे को आप निकाल दीजिए तो जो अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर में, कोई सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं होगा, आप खोलते जाइए नीचे वो गिरता जाएगा, और जब वो नीचे गिरता जाएगा तो जो स्ट्रक्चर तैयार होगा हमारे सामने इर्रेगुलर पैटर्न में, वही कहलाता है क्रोमैटिन थ्रेड, और उसी फॉर्म में न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन होगा, और इर्रेगुलर फॉर्म में अगर है तो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो यही जेनेटिक मटेरियल कंडेंस फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं और बना लेते हैं क्या? कंडेंस स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हो या क्रोमैटिन थ्रेड हो, दोनों बने किस चीज़ से हैं? डीएनए से बने होते हैं। और डीएनए के बेस पे उनके सेगमेंट में ही कुछ हमारे कोडिंग वाले पोर्शंस होते हैं, जो मेन हेरिडिटी यूनिट है, जिसे आप कहते हैं जीन। तो ये चार चीज़ें हैं जो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे जाने जाते हैं, और इनको समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो इन चीज़ों के बारे में उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि अगर हमारा क्रोमैटिन थ्रेड या डीएनए कहा जाए, तो अगर वो इर्रेगुलर फॉर्म में पड़ा है न्यूक्लियस के अंदर तो वो है क्रोमैटिन थ्रेड। सेल डिवीजन के समय जब वही हमारा कंडेंस हो जाता है और 23 पेयर में अरेंज हो जाते हैं तो वो कहलाता है क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम या क्रोमैटिन थ्रेड को अगर खोला जाएगा तो जिस फाइन थ्रेड से वो बना होगा वो होगा डीएनए, और डीएनए के बीच में ही जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट होती है वो कहलाती है जीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कीवर्ड्स। जैसे देखिए, कीवर्ड्स को हेरिडिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मेन जेनेटिक मटेरियल आप समझ गए, क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम होते हैं, तो उनके बारे में बात करना है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या है बेटा? क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड। मतलब क्रोमैटिन थ्रेड को ही कंडेंस फॉर्म में एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर अरेंज कर देंगे तो वो कहलाएगा क्या? क्रोमोसोम। जैसे एक एग्जाम्पल आप देखिए
कि जैसे अगर हम बना दें यहाँ पे कि इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से निकले हुए रहेंगे, ये हो गया क्रोमेटिन थ्रेड। ये क्या कहलाएगा? क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक, अगर यही छोटे छोटे सेगमेंट में टूट जाए तो ये वाला पोर्शन ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये वाला पोर्शन ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, ये वाला पोर्शन ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये वाला पोर्शन ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब ये कंडेंस फॉर्म में हो गए, ये कहलाते हैं क्या? क्रोमोसोम। ठीक, तो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड ये थी, यही टूट करके ऐसे बने हुए हैं, यही स्ट्रक्चर हमारा कहलाता है क्या? क्रोमोसोम। इसके बाद दूसरा पार्ट जो कि हमारा जीन है बेटा, जैसे अगर ये हम क्रोमोसोम को अगर खोलना शुरू कर दें बेटा, तो क्रोमोसोम को खोलने के बाद डीएनए लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखेगा, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में लगे होते हैं बेस पेयर्स कुछ इस तरीके से, और ये बेस पेयर की पूरी यूनिट हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करती, कुछ खास यूनिट, जैसे इतने दूर की यूनिट हो गई, ठीक, जैसे इतने दूर की यूनिट हो गई, ये दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा, इतने दूर की यूनिट हो गई, ये तीसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा, ये यूनिट हो गई, ये चौथे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा। जैसे ऊपर वाला है ये हमारा जीन मान लीजिए हेयर कलर कंट्रोल कर रहा, नीचे वाला है ये मान लीजिए आईबॉल कलर कंट्रोल कर रहा, उसके नीचे वाला है मान लीजिए स्किन टोन कलर कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो कंट्रोल कर रहे हैं यही हमारे कहलाते हैं जीन। तो आइए देखते हैं जीन क्या है। जीन में देखिए बेटा, हेरिडिटी यूनिट ऑफ डीएनए, जैसे ये क्रोमोसोम को हमने खोला तो डीएनए मिला, और डीएनए के बीच में जो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले यूनिट होते हैं यही ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, और यही ट्रांसफर होते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कह देते हैं हेरिडिटी यूनिट। तो डीएनए में हमारे जो हेरिडिटी यूनिट होते हैं जो किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वही कहलाते हैं बेटा क्या? जीन। अब यही हमारे ट्रांसफर होते हैं तो इनको हम जेनेटिक मटेरियल भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम्स हो गए और जीन हो गया, ये दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में। जैसे अब एक एग्जांपल हम लोगों को देखना है कि जैसे मान लीजिए बेटा एक कपल है, एक फादर है और एक मदर है। आपको मालूम है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डेवलप्ड बॉडी हमारी नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करती है। आधे क्रोमोसोम्स हमको मिल गए फादर से, आधे क्रोमोसोम्स मिल गए मदर से। अब ये आधे आधे क्रोमोसोम में पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले जीन्स होंगे। अब दूसरी बात, ये तो पहला केस हो गया। दूसरी बात ये है कि जैसे आधे क्रोमोसोम अगर फादर से आए तो एक एग्जाम्पल मानते हैं कि फादर में भी हेयर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन होंगे, और आधे हमारे जेनेटिक मटेरियल मदर से आए हैं तो मदर के बॉडी में भी हेयर कलर को कंट्रोल करने वाले जीन होंगे। अब जब एक सेल में ये दोनों जीन आ गए तो वो हमारा क्या करेगा? अब फादर वाले कैरेक्टर को हमारे कंट्रोल करेगा या मदर वाले? मान लीजिए फादर का जो हमारा जीन है हेयर कलर वाला वो ब्लैक कलर शो कर रहा है, और मदर में जो हमारा जीन है हेयर कलर वाला वो ब्राउन कलर शो कर रहा है। तो अब समस्या ये आती है कि दोनों में से एक्सप्रेस कौन सा होगा? बच्चे के हेयर कलर ब्लैक होंगे या ब्राउन? दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है बच्चे का जो हेयर कलर होगा, और ब्राउन भी हो सकता है। तो रीज़न क्या है कि जो भी कलर हमारा एक्सप्रेस होगा, जैसे अगर ब्लैक कलर एक्सप्रेस हो गया बच्चे में तो बच्चे का हेयर कलर हमारा क्या होगा? ब्लैक। और अगर ब्राउन वाला कलर हमारा एक्सप्रेस हो गया तो बच्चे का हेयर कलर क्या हो जाएगा? कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है? ब्राउन वाला। अब जो एक्सप्रेस हुआ है वही जीन हमारा कहलाता है क्या? डोमिनेंट। मतलब पेयर में तो दोनों प्रेजेंट है, बच्चे के बॉडी में ब्लैक कलर वाला भी जीन प्रेजेंट है, ब्राउन वाला भी, लेकिन ब्लैक वाला एक्सप्रेस हो रहा तो ब्लैक वाला हो गया डोमिनेंट जीन। और जो हमारा प्रेजेंट होने के बावजूद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो हो गया रेसेसिव जीन। रेसेसिव का मतलब होता है सप्रेस हो जाना, मतलब दब जाना, और डोमिनेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस होना। तो नाम से ही क्लियर है कि जो डोमिनेंट होगा वही कैरेक्टर अगले बॉडी में एक्सप्रेस होगा, और जो अगले बॉडी में कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा वो कहलाएगा रेसेसिव जीन। ठीक, देखिए क्या लिखा है डोमिनेंट में, इन अ पेयर ऑफ जीन, मतलब एक जीन फादर से आया एक मदर से आया तो दोनों बच्चे की बॉडी में क्या हो गए? पेयर हो गए। अब पेयर ऑफ जीन में विच कैन बी एक्सप्रेस, इन दोनों अलग अलग पेयर में से जो एक्सप्रेस होगा वही वाला हमारा कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होगा। ब्लैक कलर वाला जीन एक्सप्रेस हुआ है तो बच्चे का हेयर कलर ब्लैक हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी कहलाती है डोमिनेंट। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे हाइट का मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी को हम मान लेते हैं टॉल,
मतलब फादर और मदर के जीन में अगर फादर टॉल है और मदर डॉर्फ है तो दोनों टॉल वाले अगर बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें हमारा एक जीन फादर से आए टॉल वाला आ गया, एक जीन मदर से आएंगे हाइट वाले डॉर्फ हो गया स्मॉल टी। अब इनमें से जो हमारा एक्सप्रेस हो रहा है वो कैपिटल टी है, तो ये कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस होगा तो ये कैपिटल टी हो गया डोमिनेंट, इसीलिए उसके नीचे अंडरलाइन किया है हाईलाइट करने के लिए। अब दूसरे वाले में देखिए कोई अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, दूसरा वाला एक्सप्रेस हुआ है अगले वाले में रेसेसिव वाले में। इसमें रेसेसिव क्या है, इन ए पेयर ऑफ जीन, मतलब इसमें भी अलग अलग पेयर के जीन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर, जो भी जीन अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो कहलाएंगे रेसेसिव जीन। रेसेसिव जीन में देखिए कौन सा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी के नीचे अंडरलाइन किया है, कैपिटल वाला एक्सप्रेस हुआ है। अच्छा, इसमें हम चीजों को देखते नहीं है बेटा, इसमें हम एज्यूम करते हैं। इसमें आपको यह मान के चलना है कि जब कभी ऐसी सीरीज कोई मिलेगी आपको तो ऐसे सीरीज में ज्यादातर कैपिटल वाली जो चीजें होंगी, जैसे कैपिटल टी लिखा है और स्मॉल टी भी है तो कैपिटल वाला डोमिनेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें हम चीज़ों को देख तो रहे नहीं हैं कि उनकी हाइट कैसे है, उनका स्किन टोन कलर कैसे है, इसमें तो रिटन फॉर्म में हम लोग समझ रहे हैं। अब समझने के लिए हम कैसे मानेंगे, तो समझने के लिए एक ये चीज़ मान के चला गया है कि जो कैपिटल वाली चीज़ें होंगी उनको हम ज़्यादातर डोमिनेंट मानेंगे और जो स्मॉल वाली होगी उनको हम रेसेसिव मानेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए जीनोटाइप आता है बेटा। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कन्फिग्रेशन और अरेंजमेंट इन ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का अरेंजमेंट है वो हमारा कहलाता है जीनोटाइप। याद करने का आसान तरीका, जी फॉर जीनोटाइप और जी फॉर जेनेटिक कन्फिग्रेशन, जी फॉर जीनोटाइप और जी फॉर जेनेटिक कन्फिग्रेशन। तो किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर का जेनेटिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो कहलाएगा जीनोटाइप। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये चीजें आपको ज्यादातर एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी बेटा। तो देखिए जैसे हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, ये हमारे प्योर टॉल हो गए, क्योंकि ये भी टॉल शो करेगा ये भी टॉल शो करेगा, चाहे ये वाला एक्सप्रेस हो चाहे ये वाला एक्सप्रेस हो, रिजल्ट सेम आएगा। इंडिविजुअल की बॉडी टॉल ही होगी जिसमें ये जीन होंगे। एक आया कैपिटल टी, एक आया स्मॉल टी, तो इन दोनों में अगर ये वाला एक्सप्रेस हुआ तो हाइट टॉल हो जाएगी और दूसरा एक्सप्रेस हुआ तो हाइट डॉर्फ हो जाएगी। लेकिन हम मान के क्या चलते हैं, कैपिटल वाले को डोमिनेंट मानते हैं, तो यहाँ कैपिटल वाला अगर एक्सप्रेस होगा तो हाइट क्या होगी, टॉल। लेकिन ये दोनों कैपिटल टी थे तो ये प्योर टॉल था, लेकिन इसमें एक टी कैपिटल है एक स्मॉल है तो ये हाइब्रिड टॉल रहेंगे तो टॉल, ये भी टॉल प्रॉपर्टी शो करेगा ये भी टॉल प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन ये प्योर टॉल रहेगा ये हाइब्रिड टॉल रहेगा। अब जेनेटिक कन्फिग्रेशन यही है, जेनेटिक कन्फिग्रेशन में चाहे ये वाला एक्सप्रेस हो इंडिविजुअल की बॉडी हमारी टॉल रहेगी, चाहे ये वाला एक्सप्रेस हो इंडिविजुअल की बॉडी टॉल रहेगी, लेकिन दोनों टॉल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला अगर हमारा टॉल रहेगा तो ये प्योर टॉल रहेगा और कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो हाइब्रिड टॉल। तो टॉल है, दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग फॉर्म के हैं, एक प्योर टॉल है एक हाइब्रिड टॉल है, क्योंकि दोनों के जीन्स अलग अलग हैं, यही जेनेटिक कन्फिग्रेशन है। दूसरा आता है फिनोटाइप, याद कर लीजिए, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, मतलब जो किसी इंडिविजुअल का फिजिकल अपीयरेंस होगा वही हमारा कहलाएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या होता है कि जब किसी चीज को हम नेकेड आई से, विजिबल आई से देख करके डिफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखा है, कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी हो, दिखने में तो दोनों टॉल ही दिखेंगे, तो जब दोनों टॉल दिखेंगे तो यही प्रॉपर्टी उसकी फिनोटाइप कहलाएगी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक लास्ट आता है बेटा हमारा एलील। एलील क्या है, एलील का मतलब होता है कि वन पेयर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच कंट्रोल्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब एक पेयर, जैसे यहाँ पे एक पेयर लगा हुआ है जोड़ा, दूसरा वाला भी पेयर में है जोड़े में है, तो जब ये वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ अल्टरनेटिव वर्ड दिया हुआ है। अल्टरनेटिव वर्ड का मतलब होता है कि एक अलग कैरेक्टर शो करने वाली प्रॉपर्टी है, दूसरे के पास अलग कैरेक्टर शो करने वाली प्रॉपर्टी है, और दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने वाले कैरेक्टर्स हैं, जीन्स हैं,
तो ये दोनों ही मिल करके एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। स्पेसिफिक कैरेक्टर मतलब हाइट हो गया, जैसे चाहे ये वाला एक्सप्रेस हो तो हाइट हमारा एक्सप्रेस होगा, ये वाला एक्सप्रेस होगा तो भी हाइट, लेकिन रिजल्ट अलग आएगा। एक पहला कैपिटल टी अगर एक्सप्रेस हुआ तो हाइट टॉल हो जाएगी, स्मॉल टी वाला हुआ तो हाइट डॉर्फ हो जाएगी। लेकिन हाइट एक ही कैरेक्टर तो कंट्रोल हो रहा है, सिर्फ हाइट ही तो है। ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग शो होने की वजह से एक में हाइट बढ़ेगा, एक में वेट बढ़ेगा, एक में स्किन टोन बढ़ेगा, एक में हेयर कलर बढ़ेगा, नहीं, हाइट एक ही कैरेक्टर शो हो रही है। और ऐसे ही अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो मिल करके स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं एलील्स। एलील्स हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप लोगों के इतने हैं। इसके बाद कुछ और कीवर्ड्स हमारे बचे हुए हैं, तो इसके बाद आगे का वीडियो हम लोग कीवर्ड में जो 1 से लेकर के हम लोगों ने 7 तक देखा, अब जरूरत है 7 के बाद 8th नंबर के लिए। तो 8th नंबर में क्या आएगा आइए देखते हैं। चलिए बेटा, जो कीवर्ड हम लोगों का था वो आप लोगों ने इसके पहले अभी देखा कि 1 से लेकर के 7 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब 8th नंबर पे आते हैं बेटा। 8th नंबर के लिए होमोजाइगस आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। होमोजाइगस में अब जैसे शुरुआत में कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि बायोलॉजी के टर्म्स को अगर हम तोड़ करके पढ़ें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे इसको तोड़ के पढ़ा जा सकता है, जैसे होमो एक वर्ड बना, जाइगस एक वर्ड बना। होमो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। होमो वर्ड मतलब होता है सिमिलर, और इसमें हम जीन्स एलील पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे जो पेयर होते हैं हर एक बॉडी में हमेशा पेयर में ही पाए जाएंगे, चाहे वो क्रोमोसोम्स हो चाहे वो जीन हो, ठीक। तो जब हमारा कोई पेयर प्रेजेंट है, हर कैरेक्टर के लिए जो जीन होगा वो पेयर में होगा। तो जब भी दो हम ऐसा भी हो सकता है कि कई बार फादर और मदर में दोनों सेम टाइप के हमारे जीन्स हों, और वो दोनों जीन्स जब अगले जनरेशन में जाएंगे तो दोनों सेम टाइप के हो जाएंगे। तो जब हमारे पेरेंट्स से सेम काइंड वाले जो जीन पेयर हैं अगले जनरेशन में जाते हैं तो वही प्रॉपर्टी कहलाती है होमोजाइगस। होमो वर्ड का मतलब सेम होता है, तो सिमिलर पेयर ऑफ एलील पेयर। एलील तो पेयर में ही रहेगा, अब एलील हमारे पेयर में है तो सिमिलर पेयर होना चाहिए। जैसे कैपिटल टी आ गया बच्चे में, स्मॉल टी आ गया, तो ये दोनों सेम तरीके के पेयर हैं, तो यही हमारे कहलाते हैं होमोजाइगस। दूसरा, अगर ये चेंज हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे, तो वो कहलाएगा हेट्रोजाइगस। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है डिसिमिलर या अलग। तो हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील पेयर ये होता है हमारे हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस के एग्जांपल में जैसे आपने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों एलील पेयर यहाँ पे अलग अलग है। एक अगर शो हुआ तो हाइट टॉल रहेगी, एक अगर शो हुआ तो डॉर्फ होगा। तो ये हमारे कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई ऊपर वाले में, जबकि ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड हमारा है F1 जनरेशन का। F1 जनरेशन क्या होता है बेटा? F1 का पहले फुल फॉर्म आप जानते रहिए। F1 दिया है तो इसका मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन मतलब कि जैसे व्हेन वी क्रॉस्ड टू प्योर कैरेक्टर्स, जैसे एक प्लांट को हमने लिया उसकी हाइट टॉल है, कैपिटल टी उसमें जीन्स है इसलिए वो टॉल है। दूसरे प्लांट को लिया जिसमें उसकी हाइट डॉर्फ है, स्मॉल टी है। तो जब ये दोनों प्लांट हमारे प्योर फॉर्म में हो गए, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो जीन्स है वो सेम टाइप के हैं, होमोजाइगस में है, तो जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा कहलाएगा F1 जनरेशन। मतलब व्हेन वी क्रॉस टू प्योर कैरेक्टर्स देन देयर प्रोजेनी नोन एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। मतलब जब हम कभी किसी प्योर दो कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे, दो पेरेंट के कैरेक्टर्स को कराएंगे, तो उनका जो प्रोजेनी आएगा, अगला जनरेशन जो आएगा वो होगा फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसके बाद F2 जनरेशन आते हैं। F2 जनरेशन इसी के बाद का फेज है। व्हेन वी क्रॉस्ड द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या है? दो प्योर कैरेक्टर का क्रॉस जो हुआ तो बच्चे हो गए F1 जनरेशन। अब उनके बच्चों की भी तो कभी मैच्योरिटी आएगी, उनकी भी कभी शादी होगी, तो उनके जो प्रोजेनी आएंगे मतलब थर्ड जनरेशन वो होगी F2 जनरेशन। तो व्हेन वी क्रॉस द प्रोजेनी ऑफ F1 जनरेशन देन द आउटकम प्रोजेनी नोन एज सेकेंड फीलियल जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन के क्रॉस कराने के बाद जो थर्ड जनरेशन की प्रोजेनी आएगी वो कहलाएगी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन को आप सेकेंड फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, ठीक। सेकेंड, 2 से आया सेकेंड, F से आया फीलियल, जनरेशन बाकी सेम है। ऐसे F1 में 1 से आया फर्स्ट, F से आया फीलियल और जनरेशन सेम है। इसके बाद आते हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। पहले मोनोहाइब्रिड समझते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है बेटा मिक्सअप,
और मोनो का मतलब होता है एक। तो जब व्हेन वी एनालिसिस द जनरेशन विथ सिंगल कैरेक्टर दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड, मतलब जब किसी जनरेशन में पहले जनरेशन और उसके बाद वाले जनरेशन को हम क्रॉस करते हैं, टैली करते हैं और एक कैरेक्टर के बिहाफ पे, तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे पेरेंट में मदर और फादर की हाइट क्या थी और बच्चों में हाइट क्या है, तो हम बच्चों में और उनके पेरेंट्स में एक ही कैरेक्टर को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, और वो कौन सा कैरेक्टर है, हाइट है। तो एक ही कैरेक्टर को लेकर के जब हम टैली किए, एनालिसिस किए, तो वो कहलाता है मोनोहाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड क्या है, व्हेन वी एनालिसिस द जनरेशन विथ टू कैरेक्टर्स, जब पेरेंट में और बच्चों में दो कैरेक्टर को लेकर के एनालिसिस किए, जैसे हाइट हो गया और जैसे उनका स्किन टोन कलर हो गया, तो दो कैरेक्टर हो गए ना। एक पेरेंट में अगर हाइट टॉल है तो बच्चों में हाइट टॉल है, एक पेरेंट में स्किन टोन अगर सही है, हमारा फेयर कलर है, तो बच्चों का भी फेयर कलर है। तो दो कैरेक्टर को लेकर के हमने एनालिसिस किया और ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे इसमें हमने दो कैरेक्टर क्या लिए, एक शेप ले लिया, मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रोड्यूस होगी उसका कुछ शेप के लिए भी जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगले जनरेशन में उसका शेप कैसा है, तो शेप के बिहाफ पे टैली कर सकते हैं। और दूसरा कैरेक्टर ले लिया कलर, पहले जनरेशन में जो हमने लिया उसका कुछ कलर भी होगा, अगले जनरेशन में उसका कलर कैसा है, तो शेप और कलर दो कैरेक्टर लिए हुए, इस वजह से ये एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के। तो यहाँ पे बेटा आपका कीवर्ड कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके हेरिडिटी वाले चैप्टर का। आपको और कुछ आए ना आए ये जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम में ये आपके बहुत काम आएंगे। और अगर इतना पढ़े हुए हैं आप, तो मुझे नहीं लगता हेरिडिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका अटक सकता है। तो इस चीज़ को आप पढ़िएगा, रिस्पांस कैसा है ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज की क्लास में यहीं तक, बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।